नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट, सो सुबह हमने क्लास जहां छोड़ी थी वहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। कहां छोड़ी थी क्लास आपकी? कहां छोड़ी थी क्लास? क्लास सुबह हमने आपकी छोड़ी थी यहां पर कि हम फैक्टोरियल में डिस्कस कर रहे थे ना कि कितने 2 की पावर्स होंगे, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, राइट? हाँ जी। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूं जो हमारा 150 फैक्टोरियल था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया था कि इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 146 आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अब उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम फिर से रिविजिट कर लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं। तो इसको एक शब्द बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं, और वो शब्द है एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम p इन फैक्टोरियल n। कि कोई भी एक प्राइम नंबर है p, उसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, राइट? फैक्टोरियल n में क्या होगा? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम p इन फैक्टोरियल n, ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ऐसे होता है, n अपॉन p, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, n अपॉन पी स्क्वायर लिखते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, n अपॉन पी क्यूब लिखते हैं और ऐसे एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है, डॉट डॉट डॉट। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं समझाता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, इसका मतलब ये होता है सिंपली कि इसके अंदर अगर आप 10.5 डालोगे तो बाहर क्या निकलेगा? इसमें जो इंटीजर पार्ट होगा वो बाहर आएगा। तो 10 प्लस 0.5 हुआ, इंटीजर पार्ट 10 है, यहां से 10 बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो आप खुद देखो कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका है, जब इसके अंदर कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी, 0 से 1 के बीच में आ जाएगी, तो ये बाहर क्या देगा? 0। और ये हमेशा 0 ही आता रहेगा। तो आप अगर इस प्रोसेस को समझोगे जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जिससे मुझे निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर 2 इन फैक्टोरियल 150, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 150 बटे 2 लिखेंगे, फिर हम यहां लिखेंगे 150 बटे 2 का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 150 बटे 2 का क्यूब, फिर हम लिखेंगे 150 बटे 2 की पावर 4, राइट? फिर हम लिखेंगे यहां पर 150 बटे 2 की पावर 5, फिर हम लिखेंगे 150 बटे 2 की पावर 6, हम लिखेंगे 150 बटे 2 की पावर 7, फिर हम लिखेंगे 150 बटे 2 की पावर 8। अब यहीं रुकते हैं, समझते हैं इसको। इसकी वैल्यू 75 आई। ये जो वैल्यू है वो क्या है? गौर से देखिए, 150 बटे 4 है, जो कि 37.5 आएगा। ठीक है, जिससे बाहर आएगा 37। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई ये 75 ऑलरेडी आ चुका है, उस 75 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, और क्योंकि ये 2 स्क्वायर है मतलब फर्दर डिवाइडेड बाई 2। 150 बटे 4 क्या है? 150 बटे 2 बटे 2। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो यहां से बाहर आया उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 अंदर आएगा, बट चूंकि ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उस 37.5 में 37 ही बाहर आएगा। फिर जो ये 150 बटे 8 अगर आप करोगे तो आपको पता है कितना आएगा? 8 एक नंबर 8, 8 28 64, 18 आ जाएगा बाहर, 18 दशमलव कुछ आएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पार्ट बाहर निकालता है, फ्रैक्शन छोड़ देता है, 18 बाहर निकालेगा। उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 150 बटे 2 स्क्वायर ऑलरेडी है, 150 बटे 2 क्यूब किया, तुमने फर्दर 2 से डिवाइड किया, 18.5 बना, तो 18 बाहर आया। यहां से ऐसे 9 बाहर आया, मतलब समझ रहे हो? तो यही जो चीज मैंने आपको सुबह लिख के दिखाई थी, वो यही फॉर्मूले का रिड्यूस्ड वर्जन था कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब बच्चे आईआईटी के लिए पढ़ते हैं और यही चीज पढ़ते हैं तो उनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखवाया जाता है, क्योंकि उनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पढ़ाया जाता है कैलकुलस में। ठीक है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हैं, तो उनको ऐसे फॉर्मूला लिख कर दिखाया जाता है। एसएससी वाले बच्चों को क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आता है, हम लोग ये सब बातें बताने में कतराते हैं कि नहीं बताएंगे। बट अगर बताओगे नहीं तो वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये आया क्यों, ये क्या कर रहे हैं, उनकी 75 उसका आधा। इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख के आपको दिखा दिया कि फॉर्मूला ये है। जी हाँ, उसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट आईआईटी का है, लेकिन एसएससी में इसका एप्लीकेशन जो है वो आप बहुत सरलता से सीख सकते हो बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जाने हुए। ठीक है, वहां टीचर पहले ये पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को बताते हैं कि देखो ऐसे कर सकते हो, 75 उसका आधा, आधा आधा, लाइक दैट। तो आपको ये चीज घबराने के लिए मैंने नहीं बताई है, मैंने बस ये बताया कि ये होता क्या है, ये फॉर्मूला ऐसा होता है जिसको हम अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मुझे अगर कभी निकालना हो एक्सपोनेंट का मतलब पावर, 3 का पावर 150 फैक्टोरियल में निकालना है, तो प्रोसेस समझ में आ गया आपको कैसे होता है
कि 150 को पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, वो 50 हो गया, फिर 50 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 16 हो गया, 16 कुछ कुछ, तो वो कुछ कुछ गायब क्यों होता है वो समझ में आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से फ्रैक्शन पार्ट गायब हो जाता है, केवल इंटीजर बचता है। 16 को फर्दर हमने डिवाइड किया, 5 आ गया, 5.33, तो 3 का पावर खोज रहे हैं, 3 से डिवाइड किया 1 कुछ कुछ, तो 3 की पावर निकल के आ गई, राइट। तो 50 16 आपका ये वैल्यू 72 निकल के आ गया था, राइट। अच्छा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाले 150 में, तो कैसे निकलेगा 150 फैक्टोरियल में 5 की पावर कैसे निकलेगी? 150 बटे 5 होगा 30, 30 का बटा 5 होगा 6, 6 का बटा 5 होगा 1, 37 हो गया, 37 आंसर, राइट। मैं अब एक बात और करना चाहूंगा आपसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना। आगे आप चाहो तो पावर 7 की निकाल सकते हो, 6 की मत निकालना। ये फॉर्मूला जो है ये प्राइम नंबर के लिए ही होता है, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम इन फैक्टोरियल एन। तो 3 5 7 11 इन्हीं की पावर से यहां से निकालनी होती है, ठीक है। अब कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ zeros at the end in factorial n फैक्टोरियल में अगर हम उसका वैल्यू लिखें तो अंत में कितने जीरो आएंगे? काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ये क्या होता है? इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल n। मैंने क्या लिखा कि 5 का जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे फैक्टोरियल n में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अभी देखा कि जब मैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल रहा हूं फैक्टोरियल n में, जब मैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल रहा हूं फैक्टोरियल n में, जब मैं एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल रहा हूं फैक्टोरियल n में, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मैं संख्याएं बड़ी करता जाता हूं उसकी वैल्यूज कम होती जाती हैं? क्यों? क्योंकि डिवीजन आप बड़े नंबर से कर रहे हो। जब आप 2 से डिवाइड करो तो 75 आया, फिर 37.5 आया, लेकिन जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले स्टेप में ही 50 आया, 5 से डिवाइड करें तो पहले स्टेप में ही 30 आया। तो जितने बड़े प्राइम नंबर की पावर खोजोगे उतनी ही कम पावर उसकी होगी। अब मेरा जीरो कैसे बनता है? अगर मुझे किसी प्रोडक्ट में फैक्टोरियल में एक जीरो बनाना है तो जीरो बनता है 2 इंटू 5 से, 1 2 और 1 5 के मिल जाने से एक जीरो बन जाता है, राइट। अगर मेरे पास 2 बार 2 और 2 बार 5 आ जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे 100 मिल जाएगा, 2 जीरो मिल जाएंगे। अब आपको ये क्लियर है कि अगर मेरे पास फैक्टोरियल n है तो ये क्लियर है कि 2 जितनी संख्या में होंगे, जैसे कोई n फैक्टोरियल मेरे पास अगर है, ये 2 की पावर a है, 3 की पावर b है और 5 की पावर c है, एंड डॉट डॉट डॉट। ये शंका आपको नहीं होनी चाहिए कि c की वैल्यू a से छोटी होगी। c a से छोटा होगा ही होगा। अगर मैं एक फैक्टोरियल नंबर की बात कर रहा हूं, जनरल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जनरल नंबर में तो 5 की पावर 2 की पावर से बड़ी हो सकती है, बट अगर आप एक फैक्टोरियल नंबर की बात करो उसमें 2 हमेशा 5 से ज्यादा होगा, सी की वैल्यू हमेशा ए से छोटी होगी, बी की वैल्यू हमेशा ए से छोटी होगी, ए लार्जेस्ट होगा। तो नंबर ऑफ जीरो के लिए मुझे 2 की पावर की टेंशन नहीं है, 2 बहुत सारे हैं, मुझे देखना है 5 कितने हैं मेरे पास, उतने जीरो मिल जाएंगे। और 5 की पावर सी का मतलब मुझे अगर फैक्टोरियल एन में 5 की पावर निकालनी है तो मैं वो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो अगर मुझसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज एक फैक्टोरियल एन के एंड में कितने होंगे, तो आप कहोगे 5 की पावर निकालनी है, बस। क्लियर है? एक 5 और एक 2 के मिलने से जीरो मिलता है। और फैक्टोरियल एन में 2 बहुत सारे होते हैं, 5 की पावर से ज्यादा होते हैं 2, तो 2 की टेंशन नहीं है, 5 कितने हैं ढूंढना है मुझे, 5 की पावर निकालो, उत्तर आओ। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ 150 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, ये निकालना है मान लिया। क्या करोगे आप निकालोगे एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 150 का फैक्टोरियल। कैसे निकलेगा? 30 प्लस वही 5 से डिवाइड हुआ 6 1 37, आप कहोगे 37 जीरोस। क्या बात समझ में आ गई सभी को? कोई शंका नहीं है ना? 5 की जितनी पावर उतने जीरो। नाउ लेट मी मेक दिस डिस्कशन, जीरो वाला डिस्कशन, मोर इंटरेस्टिंग, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले तो देखो फैक्टोरियल एन होता क्या है। कई लोग कहेंगे सर फैक्टोरियल एन के बारे में बातें तो बहुत करी, आपने तमीज से बताया नहीं फैक्टोरियल एन क्या होता है। तो फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है बेटा? 1 से शुरू करो और एन तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हम फैक्टोरियल एन कहते हैं। 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 ऐसे करके गए, एन तक चले गए। 1 से एन तक की संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? फैक्टोरियल एन। मैं अगर आपसे बोलूं मुझे फैक्टोरियल 2 लिखना है तो आप कहोगे 1 और 2 का गुणा कर लो, 1 से चलेंगे 2 तक जाएंगे, लगातार जाएंगे, 2 आएगा। आपसे मैं कहूं फैक्टोरियल 3 निकाल दो तो आप कहोगे 1 से 3 तक जाएंगे और सारी संख्याओं का प्रोडक्ट निकाल देंगे, 6 आ जाएगा। आपसे मैं कहूं मुझे 4 फैक्टोरियल निकाल के दे दो
तो आप कहोगे 1 से चलेंगे और 4 तक की संख्याओं का प्रोडक्ट निकालेंगे, ये वैल्यू 24 आ जाएगी। मैं कहूँ आपसे मुझे 5 फैक्टोरियल निकाल दो, तो आप कहोगे 1 से चलेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 120 आ जाएगी। मैं आपसे बोलूँ मुझे 6 का फैक्टोरियल निकाल दो, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 तक तो देख लिया था हमने, 5 से अब 6 से गुणा कर दिया, 720 आ जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल से अगर 3 फैक्टोरियल आना है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, तो 3 से गुणा किया, क्योंकि ये 1 into 2 ऑलरेडी है, मुझे 3 से गुणा किया, ये मिल गया, 4 से गुणा किया, ये लाइक दैट। तो ये सिंपल पैटर्न आपने देख लिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मेरा फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल में मैंने ये सब जो लिखा है, मजेदार बात, पहली बार 0 किस में आया? फैक्टोरियल 5 में आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि पहली बार मुझे 5 मिला, 2 थे, हर अल्टरनेट नंबर, हर इवन नंबर 2 लेके आता है। तो जब तक हम, हाँ, दूसरे नंबर में 2 आ गया था, फैक्टोरियल 2 में 2 आ गया था, लेकिन जब तक 5 की प्राप्ति नहीं होगी तब तक 0 की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो 5 पहली बार कब आया? फैक्टोरियल 5 में आया, तो एक 0 आया। अब मजेदार बात क्या है कि फैक्टोरियल 6 के बाद आप फैक्टोरियल 7 कैलकुलेट करो, उसमें भी अंत में एक 0 ही रहेगा, 7 से गुणा हो जाएगा ये वैल्यू फैक्टोरियल 7 में, लेकिन आपको 2 0 अभी भी नहीं मिलेंगे। फैक्टोरियल 8 लिखिए, उसमें भी अंत में एक 0 रहेगा, क्योंकि 5 आया नहीं मेरे पास। फैक्टोरियल 9 आप लिखोगे, फैक्टोरियल 9 में क्या होगा? एक 0। लेकिन जब आप फैक्टोरियल 10 लिखोगे, तो 10 के आने से एक 5 और आया। 10 का मतलब क्या होता है? 2 into 5। ये आप सीधे देखो, 10 एक खुद 0 लेके आ गया, तो अब जीरो की संख्या अंत में 2 हो गई। अब फैक्टोरियल 11 में क्या होगा? 2 0 होंगे अंत में। फैक्टोरियल 12 में क्या होगा? इसमें भी 2 0 होंगे अंत में। समझ में आ रहा है? तो जब 5 की एंट्री होगी, 10 की एंट्री होगी, 15 की एंट्री होगी, 20 की एंट्री होगी, 25 की एंट्री होगी, उन एंट्रीज पर ही नंबर ऑफ जीरोस बदलेंगे, बीच में नंबर ऑफ जीरोस नहीं बदलेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी फैक्टोरियल नंबर्स, ऐसे देखो, मैं लिख रहा हूं कि n फैक्टोरियल हैज 2 zeros in the end. Find number of possible values of n. बताइए इसका आंसर क्या है एवरीवन? राइट? 10 11 12 13 14 बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फैक्टोरियल 10 में 2 जीरो आ गया, अब वो 14 तक रहेगा। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो सकती है? आपको पता है 10 11 12 13 14, तो आप हो गए 5 वैल्यूज। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं? यस? देखिए, फैक्टोरियल n हैज 5 zeros in the end. Find number of possible values of n. All right? Clear है? Very simple. You will say, चलो बीच में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं। Why they define factorial means it gives to us. देखो बेटा, मैथमेटिक्स में हर वो चीज जो पढ़ रहे हो उसकी यूटिलिटी आपके लिए शायद ना हो, बट मैथमेटिक्स फील्ड में बहुत सारी यूटिलिटी है। फैक्टोरियल एन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? एक से लेकर एन तक का प्रोडक्ट, एक से एन तक का सम आप सिग्मा एन लिखते हो, एक से एन तक का प्रोडक्ट क्या बोलोगे उसको? फैक्टोरियल। अब तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई काम नहीं है, तो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों का कोई काम नहीं जो मैथ्स में आप पढ़ रहे हो ना, लेकिन ओके, इतना सीरियस मत हो जाओ। So let us see what is going to happen. आप मुझे ये बता दो बस कि 1 से 4, देखो 1 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ जीरोस। कितने जीरो होंगे? 0, एक भी जीरो नहीं होगा। इन द एंड नो जीरोस। फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 9, 1 0 इन द एंड। फैक्टोरियल 10 टू फैक्टोरियल 14,
2 zeros in the end, क्योंकि 10 के आने से एक जीरो बढ़ गया और 14 तक यही चलेगा। 15 पे एक नया 5 आ गया और 15 पे एक नया 5 आने की वजह से नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। फिर देखो 20 पे एक नया 5 आ गया, 20 पे नया 5 आने से 24 फैक्टोरियल तक हमारे पास जीरोस होंगे 4। फिर 25 पे हमारे पास एक नया 5 आया, एक नहीं 2 5 आए, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो ये 2 5 लेकर आया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस आपके यहां 6 हो जाएंगे, यानी 5 जीरो किसी फैक्टोरियल में होते ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको एक फैक्टोरियल दे के नंबर ऑफ जीरोस पूछूं तो आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 की पावर निकाल के देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको फंसाया है, खुद फंसाया है, एक पैटर्न दिखाया कि देखो नया 5 कहां से आ रहा है। तो आई जस्ट, इसको बोलते हैं प्राइमिंग। मैंने आपको प्राइम किया कि तुम गलती करो, तुम्हें लगेगा हर बार एक एक 5 आ रहा है, एक एक बढ़ रहा है जीरो, तो 4 के बाद 5 हो जाएगा 25 से 29 में। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 25 जो है 25 5 का स्क्वायर होता है। और मैंने आपको बोला है कि 2 प्रचुर मात्रा में है, 2 की पावर की टेंशन ही मत करो, 5 की कितनी पावर है उतने जीरो होंगे। तो 20 से 24 फैक्टोरियल तक मेरे पास 5 की पावर 4 थे, तो 4 जीरो थे। लेकिन आप 25 सीधे ही 2 5 लेकर आ गया, तो 4 से अब सीधे 6 जीरो मिलेंगे मुझे। कोई भी ऐसा फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है जिसके अंत में 5 जीरो। आपको पता है फिर से ये खेल कब होगा तुम्हारे साथ? 50 पे होगा, राइट। 50 क्या करेगा, वो भी 2 5 लेके आता है, 25 इंटू 2 है, 5 स्क्वायर इंटू 2 है, वहां भी पैटर्न ब्रेक होगा। 75 में भी क्या है, 2 5 है, 25 इंटू 3 है, वहां भी पैटर्न ब्रेक होगा। 125 में 100 में होगा फिर से ब्रेक, यस, वो भी 25 इंटू 4 है, 2 5 लेके आएगा। 125 तो 3 5 लेके आ जाएगा, वहां सीधे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर ऐसा सवाल उसने पूछ लिया कि फैक्टोरियल एन में 5 जीरोस हैं इन द एंड में, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन है? आंसर 2 ही संभव है, या तो 0 या 5, या तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी या 5 वैल्यूज होंगी। अगर कोई नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है मान लिया, तो 4 अगर पॉसिबल है तो मेरे पास ऐसे 5 नंबर होंगे जिनके अंत में 4 जीरो होंगे। अगर 6 पॉसिबल है तो मेरे पास ऐसे 5 नंबर होंगे जिसके अंत में 6 जीरोस होंगे, ये श्योर है। या तो कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर कि एक फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो हैं, या दिया हुआ है मान लें कि एक फैक्टोरियल के अंत में इतने जीरो हैं, बताओ कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं, या तो आंसर 5 है, 0। कोई बीच में 1 2 3 टाइप का आंसर नहीं होता है, या तो इनकी 5 वैल्यू संभव होंगी या कोई संभव नहीं होगी। ये बात समझ में आई सभी को? बाकी जीरो निकालने का तरीका मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, क्लियर है या नहीं? तो अपने दोस्तों को आज जाके टीज करो और जाके उनसे पूछो कि अगर फैक्टोरियल एन के अंत में 5 जीरोस हैं, लेकिन पता है उनको फंसाने के लिए पहले तुम्हें, उनको ये भी नहीं आता होगा अगर, तो वो फंसेंगे नहीं। फंसने के लिए पहले उनको फंसाने के डायरेक्शन में आपको लेके जाना पड़ेगा। तो पहले सब समझाना उनको कि देखो फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 से कोई जीरो नहीं होता है, फिर एक जीरो आता है 5 से, फिर 10 से दूसरा जीरो आता है, लाइक दैट। उनको पढ़ा के बस 15 से 19 तक छोड़ देना, इससे आगे ना पढ़ाना तुम ठीक है, यहीं तक छोड़ देना। तो उनकी प्राइमिंग हो गई, उनके दिमाग में पैटर्न बन गया 0 1 2 3। फिर उनसे पूछ लेना ऐसे ही कि फैक्टोरियल एन में पहले ये सवाल पूछना, ऐसे जैसे सवाल मैंने तुमसे पूछा है, राइट। देन को फंसाओ, तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब वो जाल में फंसेंगे। मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब तुम मेरे द्वारा फेंके गए जाल में फंस जाते हो, और फिर मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। देन यू डोंट फॉरगेट, जब भी दिमाग को लगता है झटका, तो वो चीजों को याद रखता है। यू ऑलवेज रिमेंबर योर ब्रेकअप्स, है ना? वाई? बिकॉज झटका है। यू रिमेंबर योर फेलियर्स मोर, बिकॉज झटका है, इसलिए झटके देना जरूरी है। चलो ये सवाल देखो, पढ़ो। There we are writing all the multiples of 3 from 111 to 324. How many times will we write digit 3? 3 हम कितनी बार लिखेंगे? अच्छा सवाल है, करोगे कैसे? 111 से 324 तक के सारे 3 के मल्टीपल आपको लिखने हैं। 3 कितनी बार लिखेंगे? क्या 111 3 का मल्टीपल है? यस। क्या 324 भी 3 का मल्टीपल है? यस। अब हमें यह मालूम करना है कि हम 3 डिजिट कितनी बार लिखने वाले हैं। तो देखो डिजिट 3 कहां कहां आ सकता है? यूनिट प्लेस पे आ सकता है, ये मिडिल डिजिट भी 3 बन सकती है, और ये फर्स्ट डिजिट भी 3 बन सकती है। तो सबसे आसान है हमें पता करना कि हमारी फर्स्ट डिजिट 3 होगी।
ऐसे कितने नंबर है? तो आप कहोगे 324 और यहां 300। 300 से लेकर 324 तक आप 3 के जितने मल्टीपल लिखोगे, कितने मल्टीपल होंगे? 9 मल्टीपल्स होंगे। होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? 9 मल्टीपल्स आप लिखोगे ऐसे, 300, 303, 306, तो 324 तक। इट्स लाइक जीरो से, अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 0 से 8, 0 से 8 9 नंबर्स होते हैं। देयर आर 9 मल्टीपल्स। तो 9 बार आप पहले स्थान पर 3 लिख चुके हो। कमिंग टू सेकेंड डिजिट 3। सेकेंड डिजिट 3 हम कितनी बार लिखेंगे, इसको समझते हैं। सेकेंड डिजिट 3 कैसे आएगा? अभी तो आया नहीं। सेकेंड डिजिट को मैंने 3 पर फिक्स कर दिया। लेट्स से तेरा नंबर खोजते हैं। सेकेंड डिजिट को मैंने 3 पर फिक्स कर दिया। अब हम पहले देखते हैं कि 100 से 200 के बीच में कितने नंबर होंगे। तो यहां मैंने 1 फिक्स कर दिया, तो 1 3। कैन यू टेल मी द नेक्स्ट नंबर? 3 1 4, 4 2 6। डिजिट सम जब 6 बनेगा तो 3 से डिवाइड होगा, या 9 बने या 3 बने। तो यहां 3 1 4 ऑलरेडी है, 2 लिख दिया। अब इसमें 3 3 जोड़ते जाओ, 1 3 5, ऐसे करके बनते जाएंगे। जी नहीं, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म होने वाली है, 138 पे खत्म। फिर आपको यहां 2 से शुरू करना पड़ेगा और यहां 3 लिखना पड़ेगा। 2 3 5 और 1 6। फिर 2 3 4, 3 और जोड़ दिया, 2 3 7। कहानी यहीं खत्म। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स ऐसे आए जिसमें हम मिडिल प्लेस पे 3 लिख रहे हैं। क्या बात सही है? क्या मिडिल प्लेस पे 6 हमने 3 बार लिखे? 130 3 से डिवाइड नहीं होता आदित्य जी, वरना मैं जरूर लिखता। 130 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो मैंने नहीं लिखा। लेकिन अभी असली युद्ध बाकी है और वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, क्या है कि हमें थर्ड प्लेस पे 3 रखना है, यूनिट प्लेस पे 3 रखना है। तो मैं यहां लिखूं यूनिट प्लेस पर 3। तो यूनिट प्लेस पे 3 रख दो। ठीक है, रख दिया। अब यूनिट प्लेस पे जब 3 हमने रखा, तो हमने कहा पहले 100 से 200 के बीच में नंबर लिख देते हैं। तो यहां 1 रख दिया मैंने। अगर ये 1 और 3 बन गया, 3 1 4 सम हो गया, तो मैं यहां 2 लिख सकता हूं। यस, मुझे यहां 3 लिखे रहने देना है और मुझे 1 यहां लिखे रहने देना है। अगर तो अगला नंबर में क्या लिखूंगा? यहां पर 3 1 4 2 6 हो चुका है, तो 9 लाऊं सम। 9 लाने के लिए मुझे 153 लिखना पड़ेगा। फिर यहां 3 लिख दिया है, यहां 1 लिख दिया है, यहां 8 लिख दूं, तो 8 3 11 1 12 आ जाएगा। तो कैन यू सी कि 20 20 के अंतर, सॉरी 30 30 के अंतर पे नंबर आते जा रहे हैं। यस, तो ऐसे नंबर कितने आएंगे आपके? ये कहां तक लेके जाओगे तुम? आप कहोगे ये नंबर अगर मैं लेके जाऊंगा तो क्या ये नंबर आपका कहां तक जाएगा? अगर आपको ये काउंट करना है तो बशर्ते आप कंफ्यूजन ना पालो, लिख ही डालो। 183 30 30 है तो बहुत ज्यादा नंबर तो है नहीं, 213 हो जाएगा। 30 30 जोड़ रहे हैं, 213 के बाद 243 हो जाएगा, 273 हो जाएगा, 303 हो जाएगा, 323 हो जाएगा। नहीं, बस इतना ही, 303। 333 है नहीं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स। अब मैं थोड़ा सा शब्द में चेंजेस करने जा रहा हूं। यूनिट प्लेस पे 3 हमने कितनी बार लिखा? 7 टाइम्स। फर्स्ट प्लेस पे 3 हमने कितनी बार लिखा? 9 टाइम्स। सेकेंड प्लेस पे 3 हमने कितनी बार लिखा? 6 टाइम्स। 9 6 15 7 22 आपका आंसर हो गया। अगर ऑब्जेक्शन है तो बोलिए। एनीबॉडी हैविंग एनी ऑब्जेक्शन? 3 हमने 22 बार लिखा। सिक्स टाइम्स होगा ना डिजिट 303 कैसे? 303 में क्या प्रॉब्लम है आपको? यूनिट प्लेस पे 3 है या नहीं है? यस, 303 रिपीट हुआ है, तो दिक्कत क्या है साधना जी? देखिए, सवाल ने ये नहीं पूछा है कि कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 आया है। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कितनी बार 3 लिखा गया है। तो जब 303 आप यहां काउंट कर रहे हो, तो आप ये देख रहे हो, सॉरी ये देख रहे हो कि ये एक बार लिखा गया तो मैंने काउंट किया यहां पर। यहां जब हम पहले प्लेस पे 3 देख रहे हैं, तो यहां जो 303 आया है वहां पर ये काउंट हुआ है, ये नहीं हुआ है।
तो हाउ मेनी टाइम्स 3 हैज बीन रिटन? द आंसर इज परफेक्ट 22। अगर मैं ये पूछ बैठता आपसे कि मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे नंबर हैं जहां पर 3 हैं, तब हम कहते 303 को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, मेरा आंसर 21 है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगर मैं ये पूछूं कि कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 आया है, सिर्फ इतना पूछूं, तो आप 303 को 2 बार काउंट नहीं कर सकते हो। फिर आप कहोगे 303 में 2 बार 3 आया तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे तो आंसर 21 होगा। लेकिन अगर सवाल सिर्फ ये है कि कितनी बार 3 लिखा गया है, तो 303 को 2 बार काउंट करना है। एक बार यूनिट प्लेस पे आया है और एक बार फर्स्ट प्लेस पे आया है। तो ये जो काउंटिंग की गई है ये बिल्कुल परफेक्ट है कि कितनी बार 3 आया है। क्लियर है कि नहीं? डिड नॉट अंडरस्टैंड? Go home and watch this question again with a clear head. You will understand. Okay? Clear? खुले दिमाग से बैठोगे तब समझ में आएगा। अच्छे बाबू, घर पे जाके दोबारा सोचना है सवाल पे। बात मैंने बोल दी जो बोलना है, धीरे धीरे बोल दी। Any other method? There is no other method. This question is about counting them and this is the only method that you have. ठीक है? That's it. Question number 108. n स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 5 फैक्टर्स हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स डज n-1 हैव? जरा सोचो कि ये 5 फैक्टर वाला नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 5 फैक्टर्स हैं, तब n की वैल्यू निकलेगी, तब हम n-1 निकालेंगे और फिर हम n-1 के फैक्टर्स निकालेंगे। आपको पता है 5 फैक्टर का मतलब डेफिनेटली हम प्राइम नंबर नहीं खोज रहे हैं, कंपोजिट नंबर है। थिंक अबाउट इट, कंपोजिट नंबर विच इज 4। आप कहोगे 4 के 1 2 4 ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसके तो 3 ही फैक्टर होंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। 12 कोई बोल रहा है 12 के यार 6 फैक्टर हैं, याद है आपको? 12 के 6 फैक्टर थे, 5 नहीं थे। 5 फैक्टर वाला नंबर कौन सा होगा? 1 2 5 10, 4 फैक्टर है। थिंक अबाउट इट। एक 1001, ये कहां पहुंच गए तुम? इतना आगे कहां चले गए तुम? 16। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूं। देखो, एक कहानी आपको समझनी है यहां पर। यूजली क्या होता है, फैक्टर बनते कैसे हैं? जैसे 12 एक नंबर है, तो 1 इंटू 12 एक फैक्टर बनता है, 2 इंटू 6 एक फैक्टर बनता है। फैक्टर हमेशा पेयर में आते हैं। तो यूजली आपके कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे यूजली। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि नंबर टूटेगा तो 2 हिस्से में टूटेगा। बट अगर कोई कंपोजिट नंबर ऐसा होगा जिसमें कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर मौजूद हो, तो आपको ये पता है कि वो जब p इंटू पी में टूटता है तो 2 फैक्टर ना मिलकर मुझे एक ही फैक्टर मिलता है। तो एक चीज तो बिल्कुल डैम श्योर है कि आपका जो नंबर मुझे यहां लिखना है उसमें प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के स्क्वायर में मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं कि मेरे पास एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं। तो मुझे इसके साथ भी कुछ खेल करना पड़ेगा। और वो खेल ये है कि अगर आप एक नंबर ले लो p की पावर 4, एक प्राइम नंबर की पावर 4, जरा गौर से देखना, तुम्हारे फैक्टर्स को दिखाता हूं मैं। 1 बनेगा, पी स्क्वायर बनेगा और p की पावर 4 बनेगा। अब जब तुम p स्क्वायर को फर्दर तोड़ने जाओगे, यहां p क्यूब भी बनेगा। 1 p स्क्वायर p क्यूब p की पावर 4। अब ये जब p की पावर 4 है, ये ऑलरेडी p स्क्वायर में टूटा, ये p स्क्वायर फर्दर 2 p में टूटेगा, p इंटू पी, क्योंकि प्राइम नंबर है तो एक ही p लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि जब आप किसी प्राइम नंबर की पावर स्क्वायर लिखते हो तो यू गेट 3 फैक्टर्स, और अगर मैं प्राइम नंबर की पावर 4 लिखूं तो यू गेट 5 फैक्टर्स। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहां पर 1 है, p की पावर 4 है, p स्क्वायर है, p क्यूब है, यहां तक ठीक है। लेकिन ये p स्क्वायर जब फर्दर टूटेगा तो ये p इंटू पी देगा, जो कि एक ही फैक्टर है, नॉट 2 फैक्टर्स। तो ये लाइन आप चाहो तो लिख लो कि अगर मेरे पास एक प्राइम नंबर की पावर 4 है तो इसके एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स होते हैं। क्या इतना सोचने की आवश्यकता थी आपको? जी नहीं। आप सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन सोच सकते हो यार, कि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर एक प्राइम नंबर की पावर 4 दे दूं तो 5 फैक्टर आ जाएगा सीधे।
ये कितना आसान है सोचना। प्राइम फैक्टराइजेशन सोचो ना सीधे जाके, एक प्राइम नंबर की पावर 4 दे दो, आ गया 5। आया कि नहीं आया? देयर इज नो अदर वे यू कैन गेट 5। अगर आपने कहा मैं यहाँ P1 लूंगा और यहाँ P2 लूंगा, दो प्राइम नंबर लूंगा, इनके कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट से 5 तुम बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि मिनिमम पावर तुमको कहीं भी एक लेना पड़ेगा, और अगर तुमने एक ले लिया तो ये 2 हो गया। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो फैक्टर्स तो इवन आ जाएंगे। तो अगर कभी भी तुम्हारे पास फैक्टर जैसे 5 है, 5 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आ नहीं सकता, क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है। पी क्यूब में 4 फैक्टर होंगे यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर आपने कहा कि मैं एक प्राइम नंबर लूंगा पी और उसका क्यूब लिखूंगा, तो 4 फैक्टर हुए ना, 3 + 1 4, 5 कम हुआ। 5 फैक्टर अगर हैं, देन यू हैव टू सिंपली थिंक अबाउट कि मेरा जो नंबर होगा वो एक प्राइम नंबर की पावर 4 होगा, तभी 5 फैक्टर होंगे। जब आपने ये सोच लिया तो कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 2 होता है, तो नंबर हमारा हो गया 16। और अगर नंबर हमारा हो गया 16, तो अब कह रहा है n-1 लिखो, जो कि हुआ 15। इसके कितने फैक्टर होंगे? ये 3 × 5 है, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, इसके कितने फैक्टर हुए? 3 की पावर 1 है तो 2, 5 की पावर 1 है तो 2, 2 दूनी कितना हुआ? 4 फैक्टर्स। तो थोड़ा सा एनालिसिस करनी है सवाल में कि भाई 5 फैक्टर कैसे आ सकते हैं सिर्फ P1 की पावर 4। ओके, सिर्फ P1 की पावर 4। एन 16 क्यों लिए? इतनी देर से समझा क्यों रहे निशा जी आपको? मैं यही समझा रहा हूं कि जिसके 5 फैक्टर्स होंगे वो एक प्राइम नंबर की पावर 4 होगा। फिर सवाल कर रहा है स्मॉलेस्ट नंबर लेना है मुझे एन को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लो, फिर 2 की पावर 4 16। 109वां सवाल कह रहा है कितने फैक्टर्स 1080 के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? पहले 1080 लिखो, फिर इसका फैक्टराइज करो। ये जीरो जो होता है ये खुद क्या होता है? 2 × 5। 108 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 12 9 108। तो 2 स्क्वायर 4 3 12 9 108, 27 चौके 108 कह सकते हैं। 27 3 क्यूब चौके, तो मिला क्या? 3 का 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब कह रहा है कि मुझे वो फैक्टर्स चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है फैक्टर्स बनते कैसे हैं? यू ऑल नो दैट। मैं यहां 2 की पावर 0 ले सकता हूं क्या? यस। क्या मैं 2 की पावर 1 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 2 की पावर n 1 खुद परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो जब स्क्वायर रूट में लूंगा तो ये तो भाई साहब √2 दे देंगे, तो तुम चलोगे नहीं। तो मुझे सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर दे सकते हो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ले सकता हूं मैं? नहीं। तो मुझे पहले इस 2 की पावर्स को देखा हमने 3, और 3 देख के आपको क्या लिखना है कि अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर लिखना है तो मैं 2 की पावर 1 नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 1 में रूट लेने पे 2 बच जाएगा। मैं 2 की पावर 3 नहीं ले सकता हूं। तो मेरे पास संभावनाएं क्या है? सिर्फ 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2। यहां से मैं सिर्फ 2 संभावनाएं ले सकता हूं। दूसरे में गए 3 है, यहां भी सेम कहानी। मैं 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2 ही ले सकता हूं। 3 की पावर 0 और मैं 3 की पावर 2 ही ले सकता हूं। तीसरा जो 5 है पावर 1, वहां मैं सिर्फ 5 की पावर 0 ले सकता हूं। तो अगर आप ब्रांचेस को ठीक से देखें तो 2 ब्रांचेस, हर 2 से 2 निकली और हर 2 से 1 निकली। यहां जाओगे तो आपको 3 की पावर 3 है तो मैं 0 और 2 ले सकता हूं, 2 संभावनाएं। 5 की पावर 1 है तो मैं 5 की पावर 0 ही ले सकता हूं, एक संभावना। तो जो फैक्टर मुझे परफेक्ट स्क्वायर देने वाले हैं, दे आर ओनली 4 फैक्टर्स जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर देने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही सभी को? तो जो प्रोसेस ऑफ फैक्टर क्रिएशन है, अगर एक बार वो समझ में आ गया तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यही अगर मैं पूछूं कि कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब्स होंगे, अगर मैं ये पूछ बैठूं कि मुझे बताओ वो कौन से फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब्स हैं, आपको पता है क्या लोगे आप? 0 और 3। 2 की पावर 0 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 1 है, 1 परफेक्ट क्यूब होता है। तो मेरे पास यहाँ 0 और 3, यहाँ 0 और 3, यहाँ 0, यहाँ वहां भी 4 चॉइसेस है मेरे पास। मैं 0 ले सकता हूं, मैं 3 ले सकता हूं, मैं 0 ले सकता हूं, मैं 3 ले सकता हूं, मैं 0 ले सकता हूं, 5 की पावर 0 ले सकता हूं। तो मेरे पास 2 × 2 × 1 वहां भी आएगा, तो मेरा आंसर वहां भी 4 आएगा। 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर सवाल में क्या परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स और परफेक्ट क्यूब्स वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर होंगे। जी नहीं, डिपेंड करेगा डेटा पे। ठीक है, जैसे ये सवाल देखिए, इसके कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? 2 की पावर 5 इकट्ठा करिए, सब इकट्ठा दिया हुआ है, सॉरी 5 स्क्वायर। कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो आपके पास यहाँ कितनी चॉइसेस हैं? 0 2 4, 3 चॉइसेस हैं। 0 2 4 6, 4 चॉइसेस हैं।
0 2, दो चॉइसेस हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए? 24। अगर मैं पूछ बैठूं परफेक्ट क्यूब्स यहां पर, अगर मैं पूछ बैठूं कि मुझे परफेक्ट क्यूब्स बताओ कितने हैं, तो आप कहोगे 0 3, दो चॉइसेस, क्योंकि इसके लिए मैं 0 एंड 3 ले सकता हूं पावर में, यहां मैं 0 3 एंड 6 ले सकता हूं। क्या 6 परफेक्ट क्यूब है? यस। 2 की पावर 6 2 स्क्वायर का परफेक्ट क्यूब है। यहां मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, और यहां पर मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है, 0, 1 चॉइस है। तो 2 3 6, 6 परफेक्ट क्यूब्स आपके बनाए जा सकते हैं फैक्टर्स में। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मेरे कितने बनाए जा सकते हैं? 24। क्लियर हो रहा है? एल्गोरिथम वही है जो शुरू में यूज करी हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। 3 में 6 क्यों लेंगे? स्वप्निल जी आप बताइए, किसी भी नंबर की पावर 6 का क्यूब रूट आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस। तो बस बात खत्म हो गई। निकाल सकते हो, तो ये की पावर 6 चलेगा, 0 चलेगा, 3 चलेगा, 6 चलेगा, 9 चलेगा, 3 का मल्टीपल चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 124, व्हाट इज द नंबर? Sum of the factors of a number is 124. What is the number? अब आपको बताऊं इस सवाल की खास बात क्या है। फैक्टर्स पे लोग फॉर्मूला रट के बेसिक सवाल लगा सकते हैं, बट जब ये सवाल आएगा एग्जाम में नहीं लग सकता फॉर्मूले से। फॉरगेट अबाउट दैट। दिस क्वेश्चन कैन ओनली बी डन थ्रू फॉर्मूला, सॉरी नॉट फॉर्मूला, थ्रू एनालिसिस, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन। सम ऑफ फैक्टर 124 है। अब आपको बताया कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का प्रोसेस मैंने आपको सिखाया था, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। थोड़ी और एनालिसिस सिखाऊंगा। अब इन ब्रैकेट्स में जो जो वैल्यूज आती हैं उन्हीं का प्रोडक्ट कर लेते हैं अगर हम, तो हमें सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाते हैं। क्या ये बात सही है? अच्छा, जो पहला ब्रैकेट होता है, आपको पता है उस ब्रैकेट से आपको जो संख्या मिलती है वो इवन मिलती है या ऑड मिलती है? 2 वाला ब्रैकेट, 2 वाले ब्रैकेट से मुझे हमेशा ऑड मिलता है। ये मजेदार बात है, क्योंकि 2 की पावर 0 ऑड नंबर होता है, बाकी सारे इवन नंबर होते हैं। एक ऑड नंबर मौजूद होने से वो सम हमेशा ऑड ही आने वाला है। दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें इवन या ऑड कुछ भी आ सकता है, यस और नो? भाई अगर 2 टर्म्स लोगे तो इवन बन जाएगा, 3 टर्म लोगे ऑड बन जाएगा। यहां भी इवन और ऑड कुछ भी आ सकता है। अच्छा एक बात, अब अगला बताओ। तो मतलब 2 वाला ब्रैकेट हमें ऑड नंबर ही देता है, ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास जो संख्या लिखी है, जरा इसको गौर से देखते हैं कि इसको हम कितना तोड़ सकते हैं। क्या किसी एक पर्टिकुलर ब्रैकेट से आप 124 बना सकते हो? पहले तो ये देखते हैं। हो सकता है मेरे पास एक ही प्राइम नंबर हो और उसकी पावर एक ही ब्रैकेट में ले, देखते हैं 124 कहीं बन सकता है क्या? पहले ब्रैकेट से नहीं बनेगा, क्योंकि 2 की पावर जब हम लेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट का टोटल हमेशा ऑड नंबर आता है, तो 1 2 वाले ब्रैकेट से नहीं बन सकता है। कमिंग मानते हैं कि मान लिया केवल 3 का ब्रैकेट है, तो क्या ये वैल्यू बन पाएगी? देख लेते हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, देखो 1 3 3 त्रिका 9, 27 81। रुकते हैं, देखते हैं टोटल। देखो यहां तक मुझे पता था कि टोटल 124 तक नहीं पहुंचा है। अब देखो पहुंचा है क्या? 81 और 27 कितना हुआ? 108। 108 और 12 कितना हो गया? 120। और एक 121। नहीं बना। और अगला नंबर तुम्हें पता है कितना है? 243। तो यहां से नहीं बनेगा, तो केवल 3 का ब्रैकेट भी संभव नहीं है मेरे लिए। क्या केवल 5 का ब्रैकेट संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि 5 के ब्रैकेट में केवल प्रॉब्लम क्या है? 1 5 25 फिर 125। आपको दिख रहा है ना कि कोई भी कॉम्बिनेशन का टोटल 124 आ ही नहीं सकता। क्लियर? 7 के ब्रैकेट से मुझे मिल सकता है क्या? आप कहोगे 7 के ब्रैकेट में देखो, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, यहां तक कम था और 7 क्यूब आते ही बहुत ज्यादा हो गया। 8 की बात ही नहीं करेंगे, 11, 11 की पावर 0 प्लस 11 प्लस 11 स्क्वायर, यहां तक बहुत कम था और 11 स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गया। बात नहीं बन रही है। 13 17, जस्ट थिंक अबाउट दैट। बट दिस इज द वे यू हैव टू एनालाइज। मतलब इस क्वेश्चन के डिस्कशन में लोग पूरा डिस्कशन करते ही नहीं है। बट आपको समझ में आ रहा है कि पहले मुझे देखना है कि क्या एक ब्रैकेट से ये वैल्यू पाना संभव है, राइट? तो आपको ग्रेजुअली रियलाइज होगा कि नहीं यार, ये वैल्यू पाना संभव है ही नहीं है। इसका रीजन क्या है कि ये जो स्क्वायर, आप देखो इसके आगे मैं चेक नहीं करूंगा, इसकी जरूरत आपको अब इसलिए नहीं पड़ेगी। आगे इसके नहीं जाना है, क्योंकि 11 स्क्वायर के बाद अगला नंबर तो 13 स्क्वायर पे जाएगा, वो खुद ही 169 है। तो अब हम स्क्वायर टर्म तक तो जा ही नहीं सकते हैं। फिर हम सोचेंगे कि एक आखिरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ऐसी बनती है
कि मैं इसको लिखूं 123 की पावर 1 प्लस 123 की पावर 0। इस नंबर के बाद आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप 11 स्क्वायर के बाद 13 स्क्वायर तक आओगे, क्योंकि 13 स्क्वायर तो खुद ही 169 होता है, ज्यादा हो गया इससे। तो अब एक ही संभावना है कि मैं सिर्फ दो टर्म लूं और दो टर्म से 124 बना दूं एक ब्रैकेट से, तो वो ये आखिरी संभावना है जिसपे बन सकता है। और ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 123 प्राइम नंबर नहीं है, 123 नॉट ए प्राइम नंबर। यहां पर आप कहोगे यानी सिर्फ एक ब्रैकेट से तो ये नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आई? मतलब हमारा जो नंबर है उसमें सिर्फ एक ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वो पता इतना करने के बाद ही चलेगा। यहां 11 तक आओगे, फिर आप कहोगे अब 13 पे तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां से सिंगल सिंगल टर्म वाला खेल शुरू हो जाएगा, पावर 1 वाला। तो पावर 1 में अगर 124 फैक्टर है तो वो फिर 123 की पावर 1 बने। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी ना, कि प्राइम नंबर जो है मेरा वो कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़े ताकि हमारा सम ऑफ फैक्टर 124 बने, कि 1 प्लस 123, बट 123 इज नॉट नेसेसरली प्राइम नंबर। तो कहानी ये खत्म हो गई, एक ब्रैकेट नहीं, हमारे पास ब्रैकेट हो गए दो। जब ब्रैकेट हमारे पास दो हो गए तो अब जरा 124 को फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। अगर हम 124 को फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो देखो क्या होगा। आप कहोगे ये बनेगा 4 इंटू 31। 31 खुद एक प्राइम नंबर है, तो फर्दर इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर। बट आप ये कह सकते हो कि ये भी तो संभावना बना सकता हूं मैं, 2 इंटू 62, राइट। अब यहां मामला समझना है क्या है। ये दो संभावनाएं बनी है, 4 इंटू 31 या फिर 2 इंटू 62, क्योंकि 1 इंटू 124 तो हम अभी खेल देख चुके हैं कि केवल 124 एक ब्रैकेट से नहीं आना है। अब इस संभावना में क्या क्या बातें हैं, पहले देखते हैं कौन सी संभावना इसमें से है। 2 इंटू 62 अगर आप गौर से देखोगे तो आप कहोगे कि पहले ब्रैकेट से सिर्फ 2 नहीं आ सकता है। पहले ब्रैकेट से या तो सिर्फ 1 आएगा या फिर 1 प्लस 2 आएगा, मिनिमम 3 आएगा, 2 नहीं आ सकता है। दूसरे ब्रैकेट से या तो 1 आएगा 3 की पावर 0 या 1 प्लस 3 4 आएगा। कहने का मतलब किसी भी ब्रैकेट से केवल 2 आ ही नहीं सकता है। अगर हम सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इट विल बी ईदर 1 और मोर देन 2, तो ये संभावना भी नहीं है। संभावना अब सिर्फ ये बची। क्या 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है? नहीं, 3 में तो जाना ही नहीं आपको, क्योंकि 3 बनेंगे नहीं। 31 खुद एक प्राइम नंबर है, ये फर्दर टूटेगा नहीं, 2 की संभावना है नहीं 2 इंटू 62। तो आप ये मत सोचना कि 2 इंटू 2 इंटू 31 बना देते हैं, नहीं बनेगा वो, 2 ब्रैकेट में आ ही नहीं सकता किसी। तो पॉसिबिलिटी है केवल 31 इंटू 4 की। प्रेरणा जी कहें क्या ऐसा सवाल एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व होगा? प्रेरणा जी मैं ऐसे सवालों को एंजॉय करता हूं और आप भी एंजॉय करो। हर सवाल की खूबसूरती को एग्जाम में आने वाली संभावना से उसकी खूबसूरती को मत बिगाड़ा करिए, राइट। सोचिए कि सवाल में कितना मजा है, कि मतलब यू आर लर्निंग एनालिसिस, थिंक अबाउट इट। क्या यही सवाल एग्जाम में आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में, तो जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये काम आएगी आपके। आप बहुत तेजी से सोचेंगे इस चीज को, लेकिन कम से कम अभी अपने आप को ब्लॉक मत करिए, एंजॉय करिए सवालों को। हाँ जी, जब आप यहां पर जीरो डाउन करके आ गए कि ये 4 इंटू 31, देखो यूट्यूब पर जब ये सवाल कराए जाते हैं, लोगों ने कराए हैं सवाल, देखना आप, वो सीधे ये लिख के बता देते हैं कि यहां से उत्तर निकालना है। लेकिन अगर उन्होंने ये बात नहीं करी तो उनको खुद समझ में नहीं आया कि ये सवाल कैसे होता है। अगर आप सिंगल ब्रैकेट पॉसिबिलिटी चेक ही नहीं कर रहे हो, राइट, देन यू आर लीविंग लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। सिंगल ब्रैकेट पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है सिंगल ब्रैकेट पॉसिबिलिटी हो? पहले से तो नहीं पता ना। ओके, 124 इज सम नॉट द नंबर, देन व्हाई यू रोट 4 इंटू 31? के बी साहब सुबह क्लास में आए थे आप? सच बताना, आए थे? बोल दो नहीं आए थे तो, कि नहीं आए थे। हाँ तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि सम निकालने के लिए ब्रैकेट में जो वैल्यूज आती है उनका गुणा करते हैं, ये हमने सुबह सिखाया है, कल भी सिखाया था। ठीक है, तो पहले की क्लास रिवाइज करो, अपने सवाल को वापस लो। ठीक है, 4 इंटू 31 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अब आते हैं 4 इंटू 31 पे, कि 4 इंटू 31 कैसे कैसे बनेगा। जाहिर सी बात है, एक ब्रैकेट से 4 आएगा, एक ब्रैकेट से 31 आएगा। पहले ब्रैकेट से सिर्फ ऑड नंबर आता है, दो वाले ब्रैकेट से सिर्फ ऑड नंबर आता है, तो पहले ब्रैकेट से तो आना नहीं है। दूसरे वाले ब्रैकेट से ही 4 आएगा, तो वो होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहां से 4 बन जाएगा। अच्छा, सिर्फ इसी ब्रैकेट से 4 आएगा और कहीं से 4 आएगा ही नहीं, क्योंकि तीसरा ब्रैकेट 5 का है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो वो या तो 1 होगा या 6 होगा। 7 वाले ब्रैकेट में मत जाना, या तो 1 होगा या 8 होगा। तो 4 सिर्फ, अब ये आपके लिए काम की बात होगी कि 4 सिर्फ 3 वाले ब्रैकेट से आता है, 2 वाले ब्रैकेट से नहीं आता है। 2 वाले ब्रैकेट से टोटल हमेशा ऑड होता है, 4 सिर्फ यहीं से आएगा। तो मेरे नंबर में एक चीज कंफर्म हो गया कि 3 का स्क्वायर मौजूद है।
या 3 की पावर 1 मौजूद है, 3 की पावर 1 मौजूद है, तभी मेरे ब्रैकेट में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 बनेगा। अब 31 कहां से आ सकता है? 31 दो तरीके से आ सकता है। आपको याद है पहले ब्रैकेट का सम का फॉर्मूला मैंने कुछ बताया था आपको, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बनता है, तो यहां से बन सकता है। और 1 प्लस 5 की पावर 2, ये भी 31 ही होता है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 31 होता है। ये जो वैल्यू है ये हो गया आपका 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 डॉट 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 2 की पावर 5। ये वैल्यू आपकी जो है ये 31 के बराबर है। तो मेरे नंबर में यहां 2 की पावर 5 भी हो सकता है, और मेरे नंबर में देखो 3 की पावर 1 का होना तो कंफर्म है, और मेरे नंबर में 5 की पावर 2 भी हो सकता है। ये दोनों नंबर संभव है। तो मेरा नंबर हो गया आपका 32 तियां 96 और 25 तियां 75। ये दो नंबर्स हैं जिनका सम ऑफ फैक्टर्स जो है आपका 124 होगा। 5 कैसे सर? 4 होगा। अच्छा यार 4 ही लिखना चाहिए, सॉरी। ये 2 की पावर 5 माइनस 1 हुआ, तो ये आपका 2 की पावर 4 तक जाएगा। तो यहां 2 की पावर 4 लिख दो। ये 16 3 48 हो गया आपका। तो दो नंबर आ गए 48 और 75। राइट नाउ लेट मी कम एंड टेल यू द लिटिल faster approach in this question. Not faster, we can skip few things, but only after एक बार आपने ये सवाल कर लिया है then only we can think about कि हम नेक्स्ट टाइम जब ये सवाल कर रहे होंगे तो हम थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट में जा सकते हैं। देखो एक ऑप्शन दिया था मोर देन वन सच नंबर एग्जिस्ट, यही करेक्ट है इसका आंसर। अब अगर आपने कुछ 10 सवाल लगाए हुए हैं इसके फैक्टर्स के, ठीक है, तो आपको अगर ये एक्सपीरियंस में है कि भाई 124 मेरे पास है, 124 को फैक्टर में हमने तोड़ा, 4 इंटू 31 आया, और आपको ये पता है कि 31 दो जगह से आ सकता है, 2 की पावर से भी 31 बन सकता है और 5 की पावर से भी 31 बन सकता है। 31 कहीं और नहीं बनेगा, आप 3 की पावर से 31 नहीं बना पाओगे। आप करके देखो, 27 3 30, मतलब 27 9, वहां से उस कॉम्बिनेशन से भी 31 नहीं बनेगा। 31 सिर्फ दो कॉम्बिनेशन से बनता है, 2 की पावर 4 हो जाए और 5 की पावर 2 हो जाए। तो अगर प्रैक्टिस से आपको ये चीज पहले से पता है कि 31 की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 की मेरी एक ही पॉसिबिलिटी है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो ये छोटी छोटी नॉलेज अगर आपके दिमाग में स्टोर्ड है तो इट विल बी क्विक कि आप इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लो कि एक से ज्यादा नंबर हैं एंड आप इसको लगा दो। बट अगर आप कंप्लीट एनालिसिस की बात करोगे तो दिस इज द होल एनालिसिस जो मैंने इसमें किया है। एग्जाम में इतना एनालिसिस आपको नहीं करना है, ये सवाल इसलिए करा रहा हूं कि अगर ये सवाल ऐसा ही आया तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, 2 इंटू 62 मैंने एलिमिनेट ऐसे किया, देखिए 2 इंटू 62 का एलिमिनेशन इसलिए मैंने किया है क्योंकि 2 आप किसी ब्रैकेट में ला ही नहीं सकते हो, 2 किसी ब्रैकेट में नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो 2 वाला ब्रैकेट होता है उससे 2 तो बनेगा नहीं, उससे तो ऑड नंबर आता है। दूसरा जो 3 वाला ब्रैकेट है वो या तो 3 की पावर 0 देगा या ऐसा देगा, तो वो 4 हो जाएगा, मिनिमम 4 आएगा वहां पर। तीसरे ब्रैकेट से 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 6 दे देगा आपको, या तो 1 देगा या 6 देगा। तो 2 अकेले तो कहीं आना ही नहीं है, इसलिए 2 इंटू 62 तो चलेगा ही नहीं। सिर्फ एक अब संभावना बची 4 इंटू 31 की, क्योंकि 31 फर्दर ब्रेकेबल है नहीं। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 4 इंटू 31। अब 4 इंटू 31 में हमने कहा दो संभावनाएं हैं, दो तरह के नंबर्स पॉसिबल हैं। एक मैंने कहा कि ये 2 की पावर 31 2 की पावर 4 से आ रहा हो, और ये तो 3 की पावर 1 हो गई। एक ये 31 आपका 5 की पावर 2 की वजह से आ रहा हो, और ये तो 3 की पावर 1 हो गई। तो ये दोनों नंबर हमारे हो गए 48 और 75, टू नंबर्स आर पॉसिबल। तो ये बहुत 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 अच्छा सवाल है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस कह लो मेरा, बिकॉज देयर इज मतलब एक एनालिसिस इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो व्हेन यू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यू डेफिनेटली फील हैप्पी। तो मुझे मेरे पढ़ाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से समझा पाऊं और आपको समझ में आए। दैट इज द ओनली रीजन आई एम टीचिंग। वरना क्या है, वो लप्पू लप्पू सवाल करने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं यहाँ पर, वो तो तुम किताब से पढ़ के सीख लोगे। कुछ अच्छा सिखाएं आपको, तब तो मजा है ना यार। ठीक है, 112वां सवाल, 11 स्क्वायर और 3 क्यूब ये फैक्टर्स हैं। एक नंबर ऐसा दिया हुआ है, इसके स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए आपको बतानी है कितनी है। 11 स्क्वायर एंड 3 क्यूब आर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तेरा नंबर को गौर से देखो,
इस नंबर में 11 स्क्वायर कहीं दिया नहीं हुआ है, तो ये जो ए नंबर जो भी हो भैया, ये 11 स्क्वायर लेके आए, कम से कम 11 स्क्वायर लेके आए, वरना कैसे कटेगा। साथ ही साथ 3 क्यूब से भी कटना है, यहां 3 स्क्वायर मौजूद है, क्योंकि जो 6 स्क्वायर है वो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है, तो इस नंबर में 3 स्क्वायर ऑलरेडी है। पर ये जो ए है जो कि अननोन है, इसके पास कम से कम एक 3 होना चाहिए, तभी जाकर वो 3 क्यूब से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो ए की मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए। ए हो तो कुछ भी सकता है, इसके आगे तुम जिससे मल्टीप्लाई करना है कर दो, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए ए के पास। और आप कम से कम वैल्यू पूछ रहे हो, तो ए की कम से कम वैल्यू यही हो गई, 121 इंटू 3 बराबर 363, ए ऑप्शन। ठीक है, 363। क्लियर है कि नहीं। सेंस बना रहा है कुछ। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नंबर ए बी सी डी के 16, 28, 30 और 27 फैक्टर्स हैं। विच ऑफ दीज कुड बी ए परफेक्ट क्यूब। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार है। कह रहा है ए बी सी डी 4 नंबर, इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए हैं 16, 28, 30, 27। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब हो सकती हैं। तो आप जैसे ए को उठा लो, और ए के 16 फैक्टर्स हैं। देखो ए को उठा लो, ए के 16 फैक्टर्स हैं। अब देखो कि 16 फैक्टर वाला नंबर किस तरह से दिख सकता है, क्या वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। आपको पता है कि भाई 16 फैक्टर कैसे मिल सकता है मुझे, कि भाई मेरे पास एक प्राइम नंबर हो और एक प्राइम नंबर की पावर 15 ले लूं, क्या इसके 16 फैक्टर होंगे। यस, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसे ही बनेगा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि P1 की पावर में ले लूं 3, और मैं P2 की पावर 3 ले लूं, प्राइम नंबर 1 की पावर 3, प्राइम नंबर 2 की पावर 3, तो यहां से भी नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या मिलेंगे मुझे, 4 इंटू 4 16। और आप देखो ये नंबर भी एक परफेक्ट क्यूब है। P1 की पावर 15 भी एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये P1 क्यूब की पावर 5 है। तो 16 फैक्टर वाला नंबर परफेक्ट क्यूब हो सकता है। और यहां बोला था कुड भी, मतलब तुम एक देख लो, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। कुड भी बोला ना उसने, ये थोड़ा ना मस्ट भी। मस्ट भी बोलता मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 16 फैक्टर हो और वो क्यूब ना बन रहा हो, यहां ऐसा नहीं है। कुड भी, एक देख लिया काम बन गया, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने जोश में वो भी लिख दिया, दूसरा भी लिख दिया। कमिंग टू 28। 28 कैसे बनेगा। आप कहोगे प्राइम नंबर 1 की पावर 27, अगर मैं ले लूं तो 28 बन गया। क्या ये परफेक्ट क्यूब है। यस। आपका एक तरीका और भी है, 4 से 28 होता है, तो P1 क्यूब इंटू P2 की पावर 6। यहां भी फैक्टर बनेंगे, 4 इंटू 7, 28 बन गया देखो। और ये भी परफेक्ट क्यूब है, P1 इंटू P2 का स्क्वायर का होल क्यूब, पावर में 3 का मल्टीपल है, तो बी भी परफेक्ट क्यूब है, ए भी परफेक्ट क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी संभावनाएं लिख दी। आपको एक कहानी समझ में आ रही है कि 3 का जो मल्टीपल है उससे अगर एक ज्यादा है तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है। 3 के मल्टीपल है डायरेक्टली, 3 का मल्टीपल है डायरेक्टली, ये परफेक्ट क्यूब नहीं दे पाएगा। क्योंकि जैसे ही सी में आओगे और आप कहोगे 30 है, तो या तो मैं लिखूंगा P1 की पावर 29, या फिर मैं 30 के लिए क्या लिखूंगा इसको, 5 इंटू 6। 5 इंटू 6 लिखूंगा तो मुझे मिलेगा P1 की पावर 4 इंटू P2 की पावर 5, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। या फिर मैं लिखूंगा इसको 15, 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 में क्या मिलेगा, P1 की पावर 1 इंटू P2 की पावर 14। नन ऑफ द केसेस आर गिविंग यू ए क्यूब, आर दे, नो। सिमिलरली 27 में भी आप खेल करके देख लो, नहीं बनेगा। तो आपको ए एंड बी तो शुरू में ही दिख गया था, वही लगा देना था। बट मैंने फिर भी आगे चेक कर रहा था कि मैं दिखाऊं कि सी गलत क्यों है। अब सी गलत दिखा दिया, डी भी तुम खुद से कर लेना कि गलत क्यों, थोड़ा एफर्ट डाल देना, वो भी दिख जाएगा। तो अगेन मैं कह रहा हूं, ये देखने की हमें जरूरत नहीं थी एक्चुअली। ये जो मतलब ए और बी के लिए ये नहीं, जहां तुम्हें एक बार परफेक्ट क्यूब दिख गया वहीं रुक जाना है तुम्हें। कुड भी बोला है ना खाली, तो ठीक है, हो सकता है। यस। 14वां, 114वां। एक 3 अंकों की संख्या है एबीसी, उसके 2 फैक्टर्स हैं, हैज 2 फैक्टर्स वेयर एबीसी आर डिजिट्स, जहां पर एबीसी हमारी डिजिट्स हैं, अंक हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6 डिजिट नंबर एबीसी एबीसी हैव। चलो भैया सवाल तुम लोग करके दिखाओ, हम नहीं दिखाएंगे, हम तब तक डिस्ट्रैक्ट होंगे, फोन खोलेंगे।
ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक डिस्ट्रैक्शन खोल दिया मैंने। हमारे कॉलेज का एलुमनाई मीट हो रहा है नोएडा में, खाना मिलेगा। ओके, भंडारे में जाना है फिर तो। कब है, कब है, कब है? डेट मिली? अच्छा 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 अच्छा। न्योता आया है भंडारे का। छुट्टी के दिन मीटअप नहीं होते हैं यार कॉलेज वगैरह के, वीकेंड में होते हैं हमेशा। चीफ गेस्ट नहीं हूं मैं यार। हमारा कॉलेज बहुत पुराना है, आपको पता है? 102 साल हो गए उस कॉलेज को। भारत की आजादी के पहले ही खुल गया था वो कॉलेज। हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल, अभी भी उस अंग्रेज के नाम से ही है। काफी अच्छे अंग्रेज थे वो। हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। अभी वो यूनिवर्सिटी हो गया है आपका। आईआईटी कानपुर, जब आईआईटी बना तो आईआईटी कानपुर के पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी। वो हमारे यहाँ पढ़ के गए। एचबीडीआई कानपुर में उनकी क्लासेस चली। अब आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा कॉलेज आईआईटी क्यों नहीं बना, फिर उसी को आईआईटी बना देते। ये भी सोचने वाला विषय है ना। क्यों भैया, जब आईआईटी की बिल्डिंग तक नहीं थी तो आईआईटी उसी को बना देते, पुराना कॉलेज था। कुछ थे कारण उस समय कि उसको आईआईटी नहीं बनाया गया। और फॉल्स ग्लोरी में हम लोग जीते हैं हमेशा कि आईआईटी वाला फर्स्ट बैच यहाँ से ही पास हुआ था। ठीक है, बट इट्स वेरी ओल्ड कॉलेज, तो हमारे सीनियर्स बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं। तो जब हम जाएंगे तो हमें हर तरह का वो देखने का नजारा मिल जाता है। कुछ सीनियर्स आते हैं व्हील चेयर पे, राइट। और हमारा जो ग्रुप है एलमनाई वाला ग्रुप, उसमें हर महीने कोई ना कोई सीनियर जो होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उनकी एज हो चुकी है यार। पुराना कॉलेज है, उनके सीनियर्स। तो मोर्टेलिटी का एहसास हमें हमेशा होता रहता है कि वी आर मोर्टल्स, राइट। तो इट्स नॉट लाइक कि हर हर 20 दिन में, एक महीने में आता है कि वो सर उस सन के 1950s 58 बैच वो जो है इस दुनिया से चले गए, दिवंगत हो गए। तो मोर्टेलिटी का एहसास होता रहता है। और वहां जब जाएंगे तो ऐसे लोग आते हैं, सीनियर्स आते हैं जो व्हील चेयर पे आएंगे, उनकी एज 91 ईयर्स हो गई है। तो लगता है कि ये भविष्य है हमारा। ठीक है। मजा आता है लेकिन जाके, पता है आपको, बिकॉज ऑलवेज गुड। तो बहुत बड़े बड़े एलमनाइज हैं, मतलब काफी काफी रिच नेटवर्क है कॉलेज के एलमनाइज का। सो इट्स ऑलवेज गुड टू गो एंड लर्न फ्रॉम देम। एनीवे, लेट्स कम बैक एंड सी। एक 3 डिजिट का नंबर है एबीसी, उसके 2 फैक्टर्स हैं। एबीसी डिजिट्स हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6 डिजिट नंबर एबीसी एबीसी हैव? तो उत्तर तुमको बोल दिया था क्या? उत्तर लगाए तुम लोग कि भंडारे के बारे में सोचने लगे? पोल लगाओ पहले, देखें कहाँ हो तुम। पोल ही बंद कर दिया मैंने, देखा नहीं कितने प्रतिशत लोगों ने क्या उत्तर दिया। ऑल इंडिया बैच में आपकी क्लास क्यों नहीं ओपन हो रही है यार? ये तो मैं नहीं जानता हूँ राज भाई। यहाँ आ गए हो, यहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में तो कोई भी दरवाजा खोल लो, सब तुम्हारा ही है। ठीक है, तुम्हारा ही घर है, किसी भी कमरे में आ जाओ। ठीक है। 66% लगाया था पहले, अभी बढ़ गए सब। अच्छा, ज्यादा टाइम मिला, ज्यादा लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके। अच्छा, आइकॉनिक है आपका, बट आइकॉनिक के पास भी दरवाजे तो लगभग उतने ही है ना। हम्म? आपको अच्छा फिजिकल नोट्स वगैरह मिलते हैं अलग से ना, राइट। एंड यू हैव ए डिफरेंट आइकन ऑल्सो। आइकॉनिक बैज है आपके पास। 78.57%। आईफोन प्रो मैक्स, ठीक है, वाला बैज है आपके पास, राइट। सो एबीसी के पास 2 फैक्टर्स हैं, एबीसी आर डिजिट्स, एंड वी कैन टॉक टू यू। मतलब आइकॉनिक वाले बात, प्लस वाले बात नहीं कर सकते क्या? ऐसा भी है क्या? सच में ऐसा है? ऐसा है क्या? आई डेंट नो दैट। प्लस वाले बात नहीं कर सकते? अच्छा, आइकॉनिक प्रायोरिटी पे रहता है, पर मैं तो किसी से बात ही नहीं करता हूँ। अच्छा, ओके ओके, मतलब अगर आप कॉल प्लेस करोगे तो आइकॉनिक अगर कोई कॉल प्लेस कर रहा है तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके ओके ओके, मुझे नहीं पता था ये चीज। ऑलराइट, चलो ये सवाल करो। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, 3 डिजिट का नंबर है, इसके 2 फैक्टर है, मतलब समझ रहे हो? अगर एबीसी एक 3 डिजिट का नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर है।
क्या ऐसा बोल सकते हो आप कि एबीसी एक 3 डिजिट प्राइम नंबर है? यस और नो? यस और नो? तो अगर मैं बात कर रहा हूं एक नंबर की जो कि एबीसी एबीसी की है, तो वो बनेगा एबीसी इंटू 1001। एबीसी खुद एक प्राइम नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं P1। पी लिख दो ना उसको, और 1001 को लिख दो 7 11 13। तो क्या यहां 4 प्राइम नंबर तुम्हें दिख रहे हैं? सबकी पावर 1 है। तो क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे आप तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा। क्या आंसर 16 हो गया? यस? यस और नो? यस? चलिए सवाल देखो। एक 3 डिजिट की संख्या है ए बी सी, उसके 3 फैक्टर्स हैं एबीसी के। हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6 डिजिट नंबर एबीसी एबीसी हैव? चलो इसका उत्तर बताओ सब लोग। मेन्यू में भी आ गया है, वाओ। फ्रेश लाइम सोडा, टमाटो सूप, अचारी पनीर टिक्का, चिली पनीर ड्राई, हरा भरा कबाब, वेज स्प्रिंग रोल, ग्रीन सैलड, मिक्स रायता, दाल मखनी, पनीर लबाबदार, मिक्स वेज, मटर मशरूम, सिंगापुर नूडल्स, चिली पनीर ग्रेवी, वेज बिरयानी, असॉर्टेड ब्रेड, हॉट गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। वाह 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 वाह। मेन्यू ठीक है। यस। पैसा भी देना है, ओहो। आगे लिखा हुआ है कि एंट्री फीस है। फ्री, एलुमनाइज को फ्री में नहीं जाना है, समझे? मुफ्त नहीं है। 1050 रुपये पर हेड। ठीक है, डिसेंट है ना, मेन्यू के हिसाब से डिसेंट है। जाएंगे हम, अब जरूर जाएंगे। मेन्यू पढ़ लिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। मैं दिल्ली में 1000 में इतना कुछ काफी ठीक है यार। ओके। कब जाना है ये नहीं बताएंगे, दिसंबर में जाना है। हाँ जी। इसका आंसर लगा लिया तुम लोग? सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी। एबीसी एक 3 अंकों की संख्या है, उसमें 3 फैक्टर है। कई बार लेकिन ऐसी मीट में धोखा हो जाता है, आपके बैच का कोई आएगा नहीं। वहां क्या होता है, सारे लोग अपने अपने बैच के, भाई इतने दिनों बाद मिलते हैं, कोई समझ लो 82 बैच का है, और वो एक साथ इकट्ठा हुए, मतलब एक वो उनकी एज बहुत बढ़ चुकी है, वो साथ में थे जब वो 20 21 साल के थे, तो वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, और मैं अकेला पड़ गया अपने बैच का, कोई आया ही नहीं। आई वॉज ऑल अलोन। राइट। तो बड़ा अजीब लगता है, कोई अपने बैच का एक दो हो तो अच्छा लगता है। पकड़ के ले जाएंगे किसी को। एनीवे, हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6 डिजिट नंबर एबीसी एबीसी हैव? तो अब यहां आप लिखोगे कि जो एबीसी है, एबीसी है, ये एबीसी इंटू 1001 है। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एबीसी के 3 फैक्टर्स हैं। जब एबीसी के 3 फैक्टर होंगे तो याद है आपको एबीसी क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर। और एक बात और, 3 डिजिट का नंबर है एबीसी, स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। ये लिखना बहुत जरूरी है कि जो प्राइम नंबर है वो 2 डिजिट का होगा, क्योंकि पहला 11 का स्क्वायर होता है, और आखिरी याद है आपको दिखाया था कि 31 का स्क्वायर होता है। यानी 2 डिजिट प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर क्या होगा? 11 13 17 19
23, 29, 31। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि 2 डिजिट प्राइम नंबर होगा और वो प्राइम नंबर इन्हीं में से कुछ होगा जिसका स्क्वायर आपका एबीसी बनाएगा। अब जरा गौर से इस बात को सुनना, एबीसी इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 मैंने लिखा। अब एक संभावना है कि मेरा एबीसी जो नंबर है वो 11 और 13 का स्क्वायर हो। इस बात को गौर से सुनना, है संभावना इस बात की कि नहीं है? यस। और एक संभावना है कि इनमें से कुछ हो। अगर इनमें से कुछ होगा, इसको मैं बोलूंगा केस 2 और इसको मैं बोलूंगा केस 1। अगर केस 1 होगा, अगर केस 1 का मामला है, तो आपके पास प्राइम नंबर्स पता है कौन से होंगे? 7 होगा, लिख दिया। या तो 11 की पावर 3 बनेगा इंटू 13 बनेगा, या फिर आपको मिलेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 का क्यूब बनेगा, क्योंकि 13 स्क्वायर होगा। तो पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस जो है ये वाला केस अगर होगा, तो इसमें इनमें से कुछ कॉमन नहीं हुआ, तो आपके पास होगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू एक और प्राइम नंबर का स्क्वायर जो कि इनसे अलग है। तो अगर मैं केस 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूं, तो बेसिकली मेरे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर्स की पावर में 1 है और 1 प्राइम नंबर की पावर में 3 है। तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 इंटू 4, 16। कहीं से भी निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। यहां जो प्राइम फैक्टर्स आपके आएंगे वो 1 1 1, ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये 2 है तो ये बनेगा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। आंसर होगा या तो 16 या तो 24। कितने लोगों ने इस तरह से सोच के सही उत्तर लगाया? सही बताओ, ईमानदारी बताओ, ईमानदारी से। नहीं ना, आधा अधूरा किया तुम लोगों ने। झूठ मत बोलना, ठीक है? तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मतलब क्या बताएं तुमको, क्या बात, मतलब कितना जबरदस्त क्वेश्चन है यार। मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, द आंसर कैन बी ईदर 16 और 24। पिछले केस में ये पंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीधे दिया हुआ था कि एबीसी एक प्राइम नंबर ही है, वो भी 3 डिजिट का है। अब 3 डिजिट का जो प्राइम नंबर है वो 7 11 13 से मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3 डिजिट का प्राइम नंबर है, तो ये डिफरेंट प्राइम नंबर हो गया, तो यहां 16 ही मिलना था। दैट इज केस 2 टाइप। अगर पी 7 11 13 में से नहीं है कुछ, तो ये पी स्क्वायर अलग से लिखा जाएगा। 121 में 11 सेम है, नहीं बेटा ऐसे नहीं सोचते हैं। एबीसी एक 3 डिजिट का नंबर है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए और सी अलग अलग होने चाहिए, ये बात नहीं बोलोगे आप। एबीसी में ए और सी बराबर हो सकता है, ये नहीं बोला है कि ए में और ए सी के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एबीसी एक 3 डिजिट का नंबर है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एबीसी एक 3 डिजिट का नंबर है, वो 111 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू बराबर भी हो सकती है बेटा। ये थोड़ा ना उसने बोला कि एबीसी में ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं बोला है ना। इस तरह से नहीं सोचना है। एबीसी एक 3 अंकों की संख्या है, ये उनका कहने का मतलब है, ठीक है? सवाल समझ में आया? इतना ही डिस्कस करेंगे आज, ताकि लोड ना पड़े तुम्हारे ऊपर ज्यादा। टिल 115 ओनली। कुछ अच्छे सवाल थे, समय उस पर ज्यादा लगा समझाने में, तो डिस्कशन इतना ही होगा आज, इसके आगे नहीं। और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लो। कल सुबह 10 बजे फिर से आ जाना। 2 दिन और तुम्हें दो टाइम बुलाऊंगा, सुबह शाम सुबह शाम। नहीं, आई वांट, पहले सोचा था कि 2 घंटे लगातार बुलाऊंगा। 2 घंटे अच्छा होता है, बट 2 घंटे थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? देन आई डिसाइडेड कि लेट्स गो 1.5 आवर की 2 क्लासेस सुबह शाम। कम से कम एक गैप के बाद आप आओगे तो 1.5 घंटा ठीक है, चल जाता है। 1.5 घंटे में 10 15 मिनट बातचीत हो गई, हंसी मजाक हो गया, देन मैनेजेबल है, मतलब पीसफुली कर लेते हैं। 2 घंटा बिकम्स टू इंटेंस। देयरफॉर मैंने 1.5 घंटे की 2 क्लासेस कराई। और मुझे लगा कि अभी यार एग्जाम अगला 24 का 9 महीने बाद है, तो आप 2 क्लासेस मैथ्स को भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर चारों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने में नहीं आ सकता हूँ, अरे आ जाओ कुछ दिन। तो कोई बात नहीं, अगर आप कोई एक क्लास मिस कर रहे हो सुबह शाम, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख के पूरा कर लेना। मैं 1 तारीख की छुट्टी आपको दूंगा, 100% दूंगा, ठीक है? तो वो आइडिया ये था कि इस मंथ में उतना कवरेज हो जाए यार, कि मुझे भी लगे कि हाँ ठीक है, मैंने इस मंथ में जस्टिस किया आपके साथ। दैट्स व्हाई आई मेड ए प्लान कि एटलीस्ट 31 आवर्स
31 आवर्स कर देते हैं इस महीने प्लस में। इन एनी मंथ इफ एवरेज इज अराउंड 1 आवर पर डे, दैट मीन्स इट्स अ गुड मंथ। तो वो नंबर कम था ना, बिकॉज ऑफ छुट्टियां इतनी हो गई बीच में, तो वो फिर अच्छा ही लग रहा था मुझे। तो आई टू टेक बैक एंड बैक क्लासेस कि भाई वो चीज़ हो जाए, है ना। कि आप ही ने कहा नवंबर में सर ठीक से क्लास नहीं हो पाई। हाँ जी, और कुछ? कोई और सवाल आपका है तो पूछ लीजिए। सैटरडे छठी छुट्टी दीजिए ना, मिलेगा अगले महीने, आप परेशान ना हो, अगले महीने नॉर्मल शेड्यूल ही रहेगा। ठीक है, इस मंथ में थोड़ा एक्सेप्शनल मंथ होता है, दिवाली और छठ वाला महीना जो होता है वो एक्सेप्शनल मंथ ही होता है। बचपन से आपकी आदत होगी इस महीने में छुट्टी करने की। और हमारे लिए क्या होता है, यही महीना होता है घर जाने का। दिस द ओनली मंथ, दिस एंड होली, यही 2 महीने होते हैं जहाँ साल भर में हम एक्चुअली में थोड़ा प्लान्ड वे में घर जाते हैं। टिकट्स पहले से होते हैं कि हाँ इस महीने तो घर पे बोला जाता है कि आना ही आना है, तो हमें भी छुट्टी लेनी पड़ती है। नंबर सिस्टम का और कितना क्लास होगा, सवाल कर लेंगे जिस दिन पूरे, उस दिन सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे आपके। तो जहां जहां कॉन्सेप्ट की नीड है बीच में करा रहा हूं मैं। फैक्टर पढ़ाया, जहां फैक्टर का सवाल है फैक्टर पढ़ा दिया पूरा। तो जैसे ही सवाल करते जाओगे आपको 296 से 290 जो भी सवाल है वो करने हैं, हमको सारे क्लास में करने हैं। तो वो जब खत्म हो जाएंगे नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब जब खत्म नंबर सिस्टम खत्म। हाँ जी, क्लियर। तो 29-30 में देखते हैं कहाँ तक स्टेटस पहुंचता है। आई थिंक कर ले जाएंगे। अगर लेट से 20 का एवरेज भी निकालते हैं तो हमारे पास 4 क्लासेस अभी हैं, 80 सवाल कर लिया हमने, 200 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 90 सवाल बचेंगे, हो जाएगा। ठीक है, पहले हफ्ते में निपटा लेंगे इसको आराम से। हाँ जी, चलो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।